हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो स्पेशल एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज इसमें एक और नया लेक्चर है। और आज इसमें हम तकरीबन 8 से 9 जो क्वेश्चन है उसको डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हमारा जो है ईमेल आईडी है। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पे आप मैं जो है रोज़ जो नए नए क्वेश्चन, डेली नए नए क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू डाले जाते हैं। यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज है और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है जो जहाँ वीडियो की जो है डिटेल सारी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एट आईएमएफ। कौन जो है पहली फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो अभी किसको कौन यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, ओके, आईएमएफ के अंदर। तो हमें पहला हमें ऑप्शन में दिया है गीता गोपीनाथ है, जियोफ्री ओकामोटा है, क्रिस्टियाना जॉर्जिया है और अंशुला कांत है। तो कौन इसमें से है सही, कौन सा सही आंसर हमारा बनता है, बताइए। इसमें जो है गीता गोपीनाथ जो दोस्तों है सही आंसर हमारा बनता है। और गीता गोपीनाथ जो है वो अभी इसकी जो है फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि ये पहली बार ही पोस्ट को बनाया गया और पहली जो है गीता गोपीनाथ को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। इस पोस्ट का ही नाम जो है फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ के अंदर, ओके। और इससे पहले जो इस पोस्ट पे कौन थे, जियोफ्रे ओकामोटा जो है यहाँ पे इस पोस्ट पे थे। इसकी जगह पे गीता गोपीनाथ आई है, ओके। और आप आईएमएफ के बारे में जान लीजिए कुछ। आईएमएफ जो है दोस्तों उसको 1944 में बनाया गया था। और किसके तहत बनाया गया था, जो ब्रिटेन वुड जो है, ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वॉशिंगटन होटल जो थी, कहाँ पे, न्यू हैम्सफायर, कहाँ पे, यूएसए में। वहाँ पे जो है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके। वो 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 में इस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके। और इसमें क्या हुआ था कि जो है तकरीबन जो है 730 जो है डेलीगेट 44 नेशन से आए थे और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस क्यों गई थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मॉनिटरी और जो है फाइनेंस से संबंधित रेगुलेटरी, उसको रेगुलेट करने के लिए जो है कोई संस्था का निर्माण करना ज़रूरी था। तो इस वजह से इसको बनाया गया था। और जो है ये बनी थी 1944 के अंदर, लेकिन जो इसने एग्जैक्ट काम शुरू किया था वो 27 दिसंबर 1945 को जो है ये काम को इसको शुरू किया गया था, ओके। अब इसका क्या, ये जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका क्या आउटकम निकला, वहाँ से क्या कौन सी संस्थाएं क्या क्या बनाए गए, ओके, ये भी जान लीजिए आप। वहाँ पे जो है दोस्तों एक 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 तो जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो है ये बनी ये संस्था। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और एसोसिएशन जो है ये संस्था बनाई गई। एक और जो तीसरी संस्था है वो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है। ये 3 संस्थाएं यहाँ पे बनाई गई। अब इन दोनों को जो है कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, ओके। अब देखिए गीता गोपीनाथ के बारे में एक और भी बात है कि 2018 में
जो है ये IMF के हिस्ट्री में पहली महिला थी जिसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया गया। ओके। यहाँ पे जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा भी है, और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है वो क्या है, इसकी जो है MD है। मतलब IMF की फर्स्ट रैंक की कोई पोस्ट है तो वहाँ पे क्रिस्टालिना जॉर्जिया है, और सेकंड रैंक पर जो पोस्ट आती है वहाँ पे कौन है, गीता गोपीनाथ है। ओके। यहाँ पे अंशुला कांत भी लिखा है वो ऑप्शन में हमारे। तो अंशुला कांत के बारे में आपको बताऊँ तो वो जो है वो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी MD है। ओके। अंशुला कांत जो है वो कोलकाता से है दोस्तों, इंडियन अमेरिकन सिटीजन है। और अंशुला कांत जो है वो भी एक भारतीय है, मूल भारत मूल की है, वो रुड़की की है, मूल उत्तराखंड जो है वहाँ से है वो, और वो वर्ल्ड बैंक की MD है। ओके। और वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों क्या है कि वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेविड मालपास है। ओके। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनता है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया IMF का, वो है गीता गोपीनाथ। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले कौन था, जोफ्रे ओकुमोटा। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए आप। वो अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ए सिल्क सिटी, किसको जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कोंगथोंग है, लदपुरा है, पोचमपल्ली है, तिरुपुर है। इसमें जो आंसर बनता है दोस्तों वो हमारा है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है इसको है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इसको सिल्क सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक बहुत गॉर्जियस जो है साड़ी बनाई जाती है दोस्तों। साड़ी तो पूरी दुनिया में बनाई जाती है, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसका इम्पोर्टेंट होने का वजह यह है क्योंकि इसको जो बुना जाता है, इसको जो बुनने का जो वॉन जो काम किया जाता है वो उसकी एक अलग खासियत है। इस वजह से जो पोचमपल्ली की जो है साड़ियाँ फेमस है, और उसकी सिल्क की जो साड़ियाँ है वहाँ पे फेमस है। और पोचमपल्ली जो है वो कहाँ है, पोचमपल्ली जो है तेलंगाना का जो नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक गांव है। कहाँ का, तेलंगाना का जो नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक गांव है पोचमपल्ली। ओके। और अभी इसको जो है वो क्यों न्यूज़ में है, पोचमपल्ली क्यों न्यूज़ में है, इससे पहले एक और बात जान लीजिए, मैं बताता हूँ क्यों न्यूज़ में है। उससे पहले जान लीजिए कि जो इसकी सिल्क की साड़ी है ना उसको जो है इकत कहा जाता है। ओके। और जो है हाँ इकत कहा जाता है उसको। और जो है ये मलेशियाई और इंडोनेशियन वर्ड है, और इसका इस भाषा में इसका मतलब होता है टाई एंड डाई। ओके। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ ये न्यूज़ में क्यों है। अब देख लीजिए, न्यूज़ में होने की वजह यह है दोस्तों क्योंकि जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अभी इसको बेस्ट वर्ल्ड फॉर टूरिज़्म, ओके, इसके तहत इसको नॉमिनेट किया गया है सबसे टूर करने के लिए, प्रवास करने के लिए सबसे बेहतरीन गांव, उसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। ओके। और इसके साथ जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने और जो है 2 गाँव को भी इसके लिए है नॉमिनेट किया है। ओके। वो कौन सा है, कोंगथोंग और लदपुरा। तो कोंगथोंग कहाँ का है, मेघालय का है, मेघालय नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। और लदपुरा जो है वो MP मध्य प्रदेश का है गांव। ओके। और जो है पोचमपल्ली जो दोस्तों है तेलंगाना के अंदर, वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से। ओके।
अब यहाँ पे तेलंगाना जो है दोस्तों, तेलंगाना के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ तो तेलंगाना जो है वो अभी जो लास्ट जो बना न्यू स्टेट भारत में जो है वो 2014 में तेलंगाना को भारत का एक राज्य घोषित किया गया। ओके, और तेलंगाना के जो है सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। ओके। और यहाँ पे कौन गवर्नर है? तमिलसाई सुंदरराजन, यहाँ की गवर्नर है। ओके। और तेलंगाना में जो दोस्तों जो है एक और बात मैं बताऊँ, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे नेशनल पार्क है जैसे कि मृगवानी नेशनल पार्क, फिर एक केशु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, फिर एक महावीर हरिका वनस्थली नेशनल पार्क, ये जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। और दोस्तों जो पोचमपल्ली, एक और हिस्ट्री में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इस गाँव का, क्योंकि जो है भूदान जो है चलाई गई थी, भूदान मूवमेंट जो चलाई गई थी किसके द्वारा? जो है विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान की मूवमेंट चलाई गई थी वो भी पोचमपल्ली से ही चलाई गई थी। ओके, ये 1991 के अंदर। तो इसमें सिल्क सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? ये पोचमपल्ली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रहा, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड एवर ओनली इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर द बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक गेम इन स्की गेम। मतलब स्की गेम जो है उसमें जो ओलंपिक 2022 का जो ओलंपिक है बीजिंग में होने वाला है, उसमें केवल एकमात्र जो भारतीय जो अभी तक जो है क्वालिफाई किया है वो कौन है? तो कौन सा नीचे में से कौन सा है? सतीश कुमार, मुरली श्रीशंकर, अनिर्बान लहरी, आरिफ खान, कौन है इसमें बताइए जो स्की गेम के लिए जो है क्वालिफाई किया है? पहला और एकमात्र भारतीय वो है दोस्तों, वो आरिफ खान है। आरिफ खान मूल कहाँ के? जम्मू कश्मीर के हैं। ओके। और 2022 की जो अभी ओलंपिक होने वाली है, विंटर ओलंपिक बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर, वो 4 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक 2022 ये होने वाली है। ओके। अब ओलंपिक के बारे में कुछ जान लीजिए आप तो दोस्तों। जैसे ओलंपिक जो है इसकी शुरुआत जो है, ओलंपिक की जो शुरुआत है दोस्तों वो कहाँ हुई थी? वो एंशियंट ग्रीस में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके। और वहाँ के लोग जो है, वहाँ का उसके जो सुप्रीम गॉड है वहाँ के, ओके, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जियस। उसके ऑनर में, मतलब उसके सम्मान में जो है एक खेल जो है वो वहाँ के जो है ग्रीक के जो ओलंपिया है, ग्रीक का जो है एरिया ओलंपिया, वो वहाँ पे इस खेल को खेला जाता था। ओके। अब जो आधुनिक जो ओलंपिक का खेल जो शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है दोस्तों? ये जान लीजिए। आधुनिक जो ओलंपिक शुरू हुआ है ना, 1948 से इसको शुरू किया गया है। ओके। अब जो ओलंपिक जो है दोस्तों वो 2 ओलंपिक खेली जाती है। ओके। उसमें जो है एक होती है समर ओलंपिक, एक होती है विंटर ओलंपिक। इसमें जो है दोस्तों समर ओलंपिक के जब होती है उसके 2 साल बाद जो विंटर ओलंपिक होती है, और समर के बाद समर ओलंपिक जो अगली समर के बाद समर ओलंपिक होती है उसके बीच में 4 साल का फासला होता है। ओके। वैसे ही विंटर में हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप 2016 का जो है वो कहाँ हुई थी समर ओलंपिक? वो हुई थी रियो डी जेनेरियो। ओके। यहाँ पे हुई थी 2016 की, और वो कहाँ है? रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील के अंदर है, वहाँ पे हुई थी। लेकिन 2000 जो है 20 की, मतलब अभी जो 21 में हुई 2020 वाली,
वो कहाँ हुई? वो टोक्यो के अंदर हुई। ओके। और वैसे ही जो है 2018 का जो है वो कहाँ हुआ था ओलंपिक? वो हुआ था विंटर ओलंपिक प्योंगचैंग, मतलब साउथ कोरिया के अंदर। ओके। और अभी जो होने वाला है 2022 का, वो कहाँ होने वाला है? बीजिंग के अंदर होने वाला है। बीजिंग मतलब चाइना के अंदर होने वाला है। ओके। तो यहाँ पे जो होता है 2016 में हो, उसके बाद 4 साल के बाद 2020 में हुआ, लेकिन 2016 में उसके 2 ही साल बाद विंटर ओलंपिक होता है। तो जो विंटर और समर के बीच में कितना अंतर होता है? वो 2 साल का अंतर होता है। ओके। और समर और विंटर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। अब देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कुछ, आप जान लीजिए। इस जो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, वो करवाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके। इसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ओके। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया था 1894 में। इसको बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पेरिस के अंदर बनाया गया था। ये जो है एक इंडिपेंडेंट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। और ये जो है ये पूरा ओलंपिक गेम का संचालन ये इस संस्था द्वारा किया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। ये देखिए यार, ये है आरिफ खान। ओके। जो केवल और पहले भारतीय बने हैं जिसको 2022 की जो है विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। मतलब जो यूरोपियन जो है, ब्रिटिशर जो है, उसके ब्रिटिशरों जो है, मतलब ब्रिटिशर और, माफ़ कीजिएगा, ब्रिटिशर और यूरोपियन जो अलग अलग दोस्तों हैं। तो यूरोपियन जो है वो भारत के अंदर आए, उससे संबंधित कुछ कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। ओके। वो बताइए क्या है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? मार्को पोलो हिज ट्रैवल टू चाइना टोल्ड टेल्स ऑफ अन एक्सेल वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द यूरोपियन। मतलब मार्को पोलो जो चाइना के अंदर आया, उसने जो है अद्भुत जो है वहाँ की संपत्ति और जो है वहाँ की समृद्धि के बारे में लिखा, कहानियाँ कही यूरोप में। ओके। और वहाँ से क्या हुआ कि यूरोपियन जो है वो अट्रैक्ट हुए इस संपत्ति की, इन संपत्ति की लालसा में, समृद्धि की लालसा में। ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा? दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों कह रहा है कि पोर्टुगल एक्वायर्ड अ मोनोपोली ऑन ईस्ट ट्रेड विद यूरोप फ्रॉम अबाउट 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में जो है पोर्टुगल के द्वारा पूर्व के देशों के साथ यूरोप के जो है वो संबंध जो है उसके ऊपर, जो व्यापार के ऊपर वो जो है उसने मोनोपोली एक्वायर कर ली थी। ओके। ये कहना चाह रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो इसमें 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। बताइए कौन सा सही है इसमें? इसमें जो है दोस्तों ये बनता है हमारा ओनली ए। दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टुगीज़ की जगह कौन है? इटली, मतलब रोम। क्योंकि 12वीं शताब्दी में जो है इटली का जो है वो दबदबा था इस व्यापार के ऊपर। ओके। तब ना स्पेन पिक्चर में था, तब ना जो है पोर्टुगल था। अंग्रेज़ तो बहुत बात की बात है। ओके। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या हुआ कि ये जो है ये कहीं जो कॉलोनिज्म जो बढ़ा। ओके। और जो यानी कि उपनिवेशवाद जो है, ओके, उपनिवेश जो बढ़ा अलग अलग जो है पावरफुल कंट्री का, उसके पीछे क्या वजह है दोस्तों? यहाँ पे लिखा है अराइवल ऑफ यूरोपियन। ओके। उसके पीछे की जो एक है, मैं आपको थोड़ी सी उसकी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ कि जब यूरोप के अंदर जो 15वीं और जो 19वीं शताब्दी है,
उसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब जो आर्थिक जो है कुछ परिवर्तन आए। उसमें क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर और जो है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण के कार्य के अंदर जो है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ओके, अलग अलग टेक्नोलॉजी, देखिए आपको मशीनों का जो निर्माण है ना वो यूरोप के अंदर ज़्यादातर हुआ है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है वहाँ पे जो है ट्रेड, मतलब जो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा, मशीनों का इस्तेमाल करने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन जब बढ़ता है ना तो आपको क्या चाहिए, आप मार्केट भी आपको चाहिए होता है, मार्केट भी बढ़ा। ये सबसे जो है मुख्य वजहों में से एक है कि यूरोप के अंदर जो है मशीनों का डेवलप होने के कारण एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया गया, और इससे ट्रेड बढ़ा और मार्केट भी बढ़ा। ओके, और इससे जब ट्रेड बढ़ता है और मार्केटिंग बढ़ता है ना दोस्तों, तो जो है कैपिटलिज्म इसमें ग्रो होता है, मतलब पूंजीवाद जो है इसका वार हुआ। और कैपिटलिज्म है ना दोस्तों, वो देखिए आप इस बात को समझिए, आपकी कैपिटलिज्म है वो दो मुख्य चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैपिटलिज्म है ना वो दो मुख्य चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो क्या है, प्रॉफिट है और कंपटीशन, जो मार्केट में जो कंपटीशन होता है, ओके, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। दो चीज़ जो है महत्वपूर्ण है कैपिटलिज्म के लिए। और कैपिटलिज्म को जो है उसमें क्या होता है, जब इस कार्य में जो जब निर्माण बढ़ जाता है मशीनों का इस्तेमाल करके, तो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या, वो पहली चीज़ है रॉ मटेरियल, ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, जो जो डेवलप किया गया गुड्स, जितना भी चीज़ों को निर्माण किया गया, जिसका उत्पादन किया गया, उसको जो है बेचना, उसका सेल करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें, जैसे ये रॉ मटेरियल और गुड्स जो है, फाइनल गुड्स जो है, जो जिसका निर्माण हो चुका है, जिसको बनाया गया है, ओके, उसको जो है बेचना सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। और ये सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपांशन हुआ। क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड जो एक्सपांशन हुआ ना, उसकी जो है ये सबसे बड़ी वजह है। ओके, और इससे क्या हुआ कि जो यूरोपियन, जहाँ पे इसका जो है मार्केट बढ़ा, और जो है डेवलप में ये जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों ने क्या किया कि जो है वो खोज में निकल गए नए नए अल्टरनेटिव, मतलब नए नए जो ऑप्शन के, नए नए रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए, और नए नए जो है जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसको कहाँ बेचा जाए। ओके, तो लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि जो है ये 15वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में ये जो है मशीनों के निर्माण जो है उस होने के बाद ही इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले भी जो है 12वीं शताब्दी में जो है ग्रीक और मतलब यूनान जो है, और इटली मतलब रोम जो है, इसके जो संबंध है वो एशिया और भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध जो है निर्माण हो चुके, वो कर चुके थे व्यापारिक संबंध इटली और ग्रीक। ओके, तो ये फिर जो है ये मार्को पोलो फिर जो आता है इसमें चीन के अंदर, वो भी बताता है। इसके इसके बाद की जो 15वीं शताब्दी का जब ये शुरुआत है, तब जो है मार्को पोलो जो है भारत के अंदर आता है, और जो है यूरोप में बताता है कि क्या, चीन के अंदर आता है और बताता है कि क्या वहाँ पे समृद्धि है, किस तरह की प्रोस्पेरिटी है। ओके, ये जो दोस्तों है इटली इटली और इसके द्वारा जो ग्रीक के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, मुख्यत्वे जो है दो रास्तों से इसको किया जाता है। जैसे एक जो है पर्शियन गल्फ से जो है वो लाकर कहाँ भेजा जाता था, वो भेजा जाता था इराक से, और टर्की के माध्यम से वो कहाँ भेजा जाता था, वो वहाँ पे इटली में पहुँचाया जाता था। ओके, और जो दूसरा रास्ता जो बनता था दोस्तों, वो क्या था, वो था रेड सी वाला। रेड सी से जो है वो इजिप्ट के अलेक्जेंडरिया में जो है वो लाया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो अरब अरब जो थे, उसने जो है इजिप्ट पर, मिस्र पर इजिप्ट पर उसने कब्जा कर लिया। ओके, उससे क्या हुआ कि अब जो है रेड सी वाला है रास्ता वो बंद हो गया। तो फिर वहाँ पे ये जो है इटली
इटली की मोनोपोली तोड़ने के लिए और जो है एक रास्ता बंद होने जाने के बाद जो नए अल्टरनेटिव खोजने के लिए जो कुछ कंट्री थे जैसे स्पेन और पोर्टुगल, वहाँ के जो कुछ किंग जो नए आए उसने क्या किया कि जो है समुद्री रास्तों को खोजने वाले लोगों को जो है वो प्रोत्साहित किया और उसको जो है उसको भेजा कि आप जो है दुनिया के नए नए जो है यहाँ पे जाए, एक रास्ता खोजे, समुद्री रास्ता खोजे, जैसे भारत है वैसे अलग अलग राज्यों में देशों में जाए और वहाँ से व्यापार करें। और ऐसे राजा के प्रोत्साहन करने के बाद जो है पहला कोई आदमी भारत में आया, वो कौन था? वो था वास्को दी गामा। वो कब आया? 1498 में वो भारत के अंदर आया, वास्को डी गामा। ओके। और उससे पहले भी दोस्तों जो है 1427 में जो है पोर्थो लोम्पोतियास जो है वो भी भारत के अंदर इससे पहले भी वो भी आ चुका था। ओके। लेकिन वो कहाँ था कि अफ्रीका के जो है वो अफ्रीका के जो सिरे पर, जो साउथ अफ्रीका का जो सिरा है वहाँ पे वो पहुँच सके और उसको क्या कहा उसने? केपॉप कुड़प कहा। ओके। और उसके 88 में जो है वो 1488 में वो वापस लौट गया और उसके 10 साल के बाद कौन आया? वास्को डी गामा भारत के अंदर पहुंचा। तो ये दोस्तों उसके पीछे की पूरी कहानी है कि वो लोग कैसे जो है कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेशवाद जो है उसने कैसे पूरी दुनिया में उसने स्थापित किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। देखिए, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा जो है इलेक्ट नहीं किया जाता है, वो उसका जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। ओके। तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ओके, फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ओके, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ द बाई कैमरल लेजिस्लेशन, अगर जिस राज्य में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके। तो कौन सा आंसर सही है बताइए? 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर इसमें सही बनता है? इसमें जो दोस्तों आंसर जो हमारा सही बनता है वो है, इसमें 4 गलत है। स्टेट के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर है उसका कोई रोल नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। तो ए गया और हमारे इसमें ए तीनों के तीनों सही है, तो हमारा बी आंसर इसमें बनता है। ओके। कि ए जो है तीनों के तीनों जो है दोनों दोनों हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इलेक्टेड मेंबर है दोनों हाउस, लोकसभा और जो है राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है इलेक्टेड मेंबर है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली माने जो दिल्ली और पौंडीचेरी की जो है ये यूनियन टेरिटरी, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी इलेक्टेड मेंबर जो है यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता दोस्तों के, तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट है, ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 52 के अंदर, ओके, देयर शैल बी प्रेसिडेंट इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके। और आर्टिकल 54 में लिखा है कि उसके उसके इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। 55 में लिखा हुआ है कि उसकी मैनर जो होगी, क्या व्यवस्थाएं होगी, इलेक्शन उसका कैसे करवाया जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए एक बात है दोस्तों कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में लिखा है 54 में, ओके, और जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है 66 के अंदर। ओके। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, ये दोनों के दोनों मेंबर जो है दोस्तों ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेट का कोई रोल नहीं होता है।
स्टेट की एक भी नॉमिनेटेड इलेक्टर कोई भी मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बात आप याद रखिएगा। 66 जो आर्टिकल है वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है और 54 के बारे में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। अब प्रेसिडेंट के अंदर जो है इलेक्टेड मेंबर बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो इलेक्टेड मेंबर, फिर यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर या तो इलेक्टेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 63 में। ओके, और उसके इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है 66 के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द इमरजेंस ऑफ स्मॉलर स्टेट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल जो है डायनेस्टी के कमज़ोर होने के साथ साथ जो कौन से जो है स्मॉलर स्टेट वो उभरे हैं, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हैदराबाद निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध जो है सदात खान बुरहान उल मुल्क। कौन सी पेयर इसमें सही है बताइए आप। तो इसमें दो दोस्तों, 1 ओनली, 2 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 3। ओके, तो इसमें हमारा जो आंसर बनता है वो है तीनों की तीनों सही है दोस्तों। हैदराबाद जो है वो निज़ामुल मुल्क आसफ जाह इसने इसको इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पे वो स्वतंत्र इसको मतलब घोषित नहीं किया, वरना वो काम तो स्वतंत्र जैसे ही काम करता था। मुर्शिद कुली खां ये भी, उसने भी बंगाल को अलग स्वतंत्र घोषित किया। फिर सदात खां बुरहान उल मुल्क ये भी अवध में इसने इसको इंडिपेंडेंट करवाया, मतलब घोषित कर दिया इसे। ओके, तो जो है औरंगजेब जो है मुग़लों का सबसे बेहतरीन, और बेहतरीन नहीं मतलब जो है लास्ट जो है इसका पावरफुल जो किंग था। ओके, बादशाह जो है मुग़लों का लास्ट जो, उसके 1707 में उसकी डेथ हो गई, और उसके जाने के बाद जो दोस्तों उस मुग़लों के अंदर उसके बाद के जो शासक आए वो इतने मजबूत नहीं थे, वो कमज़ोर शासक थे, और इस वजह से क्या हुआ कि उसके कमज़ोर होने के बाद जो है उसके जो जहाँ पे उसको गवर्नर बना के भेजा जाता था, ओके, उसके ही लोगों को उसने जो है जहाँ पे भेजा गया उसको ही जो क्या है स्वतंत्र घोषित कर दिया मुग़ल डायनेस्टी से। ओके, या नहीं किया तो वहाँ पे वो खुद निर्णय लेते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई किसी दूसरे राज्य के साथ अगर कोई डील करनी है, ओके, तो वो बिना मुग़ल एम्परर को बताए ये अपने आप से ही कर लेते थे, वैसे ही स्वतंत्र ही यहाँ पे काम करने लग गए थे। ओके, तो उसमें उसमें दोस्तों और भी राज्य थे, जैसे ये तो जो बंगाल था, अवध था, फिर हैदराबाद था, फिर मैसूर था, फिर जो है मराठा भी था, फिर जाट पंजाब, ये भी वहाँ के राजाओं ने क्या किया था कि अलग जो है अपन को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ओके, ये तीनों के तीनों इसमें सही बनते हैं हमारे आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट आर द नगारा, द्रविड़ा एंड वैशारा, ये क्या है। 3 मेजर एथनिक ग्रुप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के जो है 3 नस्लीय समूह है। इंडियन लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर लिंग्विस्टिक डिवीज़न, मतलब जो भारतीय भाषा है इसको इन 3 जो है 3 प्रभागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा ये कह रहा है हमारा, तीसरा क्या कह रहा है, मेजर टाइप ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो भारत की जो है आर्किटेक्चर, टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उसका उसके मेजर ये प्रकार है। ओके, उसके प्रमुख प्रकार है। ओके, और 3 मेजर संगीत घराने प्रेजेंट इन इंडिया, मतलब भारत के जो 3 प्रमुख संगीत घराने हैं ये। तो इसमें दोस्तों ये बनता है हमारा आंसर हमारा है सी। ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब मंदिरों की जो वास्तुकला है उसके 3 प्रकार हैं। और मैंने आपको बताया था जो है हिमालय से लेकर जो विंध्यांश तक जो है, ओके, वो कौन सा है, नगारा शैली है। विंध्यांश से लेकर जो कृष्णा तक का जो है, ओके, वो
जो है वो कौन सा है, नगारा से वैसरा शैली है। और कृष्णा से लेकर जो कन्याकुमारी तक का जो है एरिया, वहाँ पे कौन सा है, द्रविड़ शैली जो है वो प्रमुख है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल इज टेम्पल लोकेटेड, कहाँ पे जो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, देखिए, भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्री कालाहस्ती। तो इसमें जो दोस्तों आंसर हमारा क्या बनता है, इसमें हमारा आंसर बनता है सी, हम्पी के अंदर। हम्पी कहाँ है, हम्पी जो है बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है। ओके, वहाँ पे ये जो है विरूपाक्षा टेम्पल वहाँ पे है। यहाँ पे जो है कौन है, विरूपाक्षा, ये घोड़ जो है एक प्रोमिनेंट यहाँ पे घोड़ है, जो शिवा का एक फॉर्म है, भगवान शिव के एक अवतार इसको माना जाता है। और इसको किसने निर्माण कराया था, इसका निर्माण जो है वो हुआ था देवराया टू जो है संगमा डायनेस्टी के। ओके, उसके टाइम पीरियड में हुआ था, विजयनगर एम्पायर का एक किंग था। ओके, उसके समय में इस टेम्पल का निर्माण हुआ था। ओके, यहाँ पे दोस्तों हम्पी जो है वो तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर है हम्पी। ओके, और जो है ये तुंगा और भद्रा दो अलग अलग रिवर जब मिलती है तब ये तुंगभद्रा रिवर बनती है। और ये कहाँ पे मिलती है दोस्तों, ये जो है ये कर्नाटका जो कुडली वहाँ पे जो है ये कर्नाटका के कुडली में मिलती है, और वहाँ से जो है तुंगभद्रा बनती है। ओके, रिवर, और तुंगभद्रा जाके किससे मिलती है आगे, कृष्णा रिवर से मिलती है। ओके, ये इसकी जो है एक सहायक रिवर है कृष्णा की। कृष्णा कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से निकलती है। ओके, और इसके बारे में मैं बताऊं दोस्तों तो जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। ओके, और अभी जो है 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया वो कौन सा है ये भी जान लीजिए आप, रामप्पा टेम्पल जो है वो कहाँ है, वो भी वो तेलंगाना के अंदर है। ओके, और अभी जो 44वां जो ये यूनेस्को का जो है सेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, चाइना के अंदर हुआ। ओके, और वहाँ पे जो है रामप्पा को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, और वो कौन सा बना, वो 39वां जो है भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। ओके, और भारत में इसका मतलब क्या है कि भारत में 39 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। जो है यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो है 1945 में बनाया गया था। ओके, तो ये विरूपाक्षा जो टेम्पल है दोस्तों ये कहाँ है, ये हमारे कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका के हम्पी के अंदर है। ओके, ये देखिए, ये जो है ये पूरा जो है विजयनगर एम्पायर का पूरा एरिया है। ओके, और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में किन किन जो है डायनेस्टियों ने जो शासन किया, ये संगमा डायनेस्टी, और संगमा डायनेस्टी का मैंने आपको बताया देवराया जो दूसरा है उसके समय ये जो है विरूपाक्षा टेम्पल को निर्माण करवाया गया। तो उसके बाद जो सेलुवा डायनेस्टी आई विजयनगर एम्पायर, उसके बाद तुलुवा डायनेस्टी आई, उसके बाद अराविडू डायनेस्टी आई, और ये है जो है विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी के अंदर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते दोस्तों, फिर मैं आपको नए नए क्वेश्चन और लाऊंगा, और फिर आपको नए नए वीडियो में फिर आता रहूँगा और आपसे फिर से मिलूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।